नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। और टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पणजी में आयोजित रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। रोजगार मेले में 1250 लोगों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में धुआंधार प्रचार। आज भी करेंगे 4 रैलियां। पालनपुर, मोडासा, देहगाम और बावला के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। डिजिटल मीडिया नियमन के लिए सरकार ने कसी कमर। विधेयक की चल रही तैयारी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के तुरंत बाद यूरोपीय संसद की वेबसाइट हुई हैक। हैकिंग से संसद की कार्रवाई हुई प्रभावित। क्रेमलिन समर्थक समूह ने ली हैकिंग की जिम्मेदारी। फीफा विश्व कप में उलटफेर जारी। जापान के हाथों जर्मनी की हुई हार। रोमांचक मुकाबले में 2-1 से जीता जापान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा सरकार द्वारा पणजी में आयोजित रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करेंगे। रोजगार मेले में विभिन्न विभागों में पदों के लिए 1250 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। रोजगार मेले के तहत पुलिस विभाग, अग्निशमन, आपातकालीन सेवा, योजना, सांख्यिकी और कृषि विभागों में भर्ती के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। ये कार्यक्रम गोवा राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के तहत मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में मेघालय के ग्रामीणों के एक समूह ने वन विभाग के एक कार्यालय में तोड़फोड़ की और फिर बाद में आग लगा दी। अधिकारियों ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। पुलिस द्वारा लकड़ी ले जा रहे ट्रक को मंगलवार तड़के रोके जाने के बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों के मारे जाने की वजह से इस कृत्य को अंजाम दिया गया। इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री CK संगमा की अगुवाई में राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा और असम के साथ लगती सीमा पर हुई हिंसा की जांच CBI या NIA को सौंपने की मांग करेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बाद अब खसरा अन्य राज्यों में भी दस्तक देने लगा है। हाल ही में बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल में भी खसरे के मामलों में वृद्धि हुई है। खसरे के मामलों की संख्या में वृद्धि के बीच केंद्र ने राज्यों से संवेदनशील क्षेत्रों में 9 महीने से 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को खसरा और रूबेला के टीकों की एक अतिरिक्त खुराक देने पर विचार करने को कहा है। महाराष्ट्र के प्रधान स्वास्थ्य सचिव को लिखे गए एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये वृद्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष रूप से चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम यानी कि BMC और कुछ अन्य जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में संक्रमण में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। शहर के नागरिक निकाय के अनुसार मुंबई में खसरे के 13 नए मामले और बीमारी से संबंधित 1 मौत दर्ज की गई है। इस साल मुंबई में अब तक संक्रमण की संख्या 233 हो गई है और मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। इस बीच केंद्र ने रांची, अहमदाबाद और मल्लपुरम में बच्चों के बीच खसरे के मामलों की संख्या में वृद्धि का आकलन और प्रबंधन करने के लिए उच्च स्तरीय टीमों को तैनात कर दिया है। और अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी गुजरात में रहेंगे और 4 चुनावी रैलियों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री पालनपुर, मोडासा, देहगाम और बावला में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अब तक 16 रैलियां कर चुके हैं और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तक वो 35 और रैलियां करेंगे। गुजरात में उनकी करीब 51 रैलियां होने वाली हैं। गौरतलब है कि गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा, दाहोद और वडोदरा में जनसभा को संबोधित किया था और मतदाताओं से एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। 20 વર્ષમાં ગુજરાતમાં સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ ભાઈ। 20 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં કુલ રાજ્યનો સ્થાનિક ઉત્પાદન જીએસડીપી 1 લાખ કરોડ રૂપિયા આસપાસ હતું। આજે એ 70 લાખ કરોડ રૂપિયા આસપાસ છે। गुजरात विधानसभा की अगर बात की जाए तो पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को होगा, जिसे लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के बोटाई में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजकोट के जसदण में रैली पर विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने चुनाव में रिकॉर्ड सीट जीतने का दावा भी किया। वहीं कच्छ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात आज विकास की नई कहानी गढ़ता जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मेहसाणा में उन्होंने कई जगहों पर रैलियां कर जनता से वोट देने की अपील की। जहां चुनाव से जुड़ी और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, कैसा सूरज उगा है? गुजरात में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कितना प्रभाव डाल रही हैं प्रधानमंत्री की रैलियां और अन्य किन विपक्षी नेताओं की रैलियां भी होने वाली हैं? प्रतिबिंब लोकतंत्र के इस महापर्व में गुजरात अपनी आहुति देने के लिए तैयार है और जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, चुनाव प्रचार की गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं उन सभी की यहां रैलियां हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसदों को भी यहां पर जिले और क्षेत्र के हिसाब से प्रभार सौंपे गए हैं और कहीं ना कहीं 27 साल जो भाजपा का शासन है और उससे जो एक एंटी इनकम्बेंसी है उसकी तोड़ भाजपा के पास ब्रांड मोदी है। आज भी गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय चेहरा है और चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द ही लड़ा जा रहा है। लेकिन एक रणनीतिक तौर पर अगर हम बात करें प्रतिबिंब, तो इस बार विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उतना आक्रामक नहीं है। शायद वो समझ चुका है कि गुजरात में सबसे लोकप्रिय चेहरा मोदी है और उनको टारगेट करने पर यहाँ जो चुनावी फिजा है, राजनीतिक फिजा है, वो बदल जाती है। तो इस बार रणनीति का फर्क दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम प्रतिबिंब बात करें तो काफ़ी संगठन के तौर पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने कई बागी नेताओं को भी सस्पेंड किया है जो बातचीत में नहीं माने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाकर जो मजबूत बागी हैं, जिनका प्रभाव रहा है, उनसे व्यक्तिगत तौर पर बातें कर रहे हैं, सामूहिक तौर पर बात कर रहे हैं। कल एक ऐसी बैठक में मैं भी मौजूद था जब जूनागढ़ में वो वहां पर कई बागी नेताओं को उन्होंने बुलाया हुआ था और उनसे बात की थी। साथ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि उस जिले के प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन वो भी मौजूद थे। विपक्ष की अगर बात करें, काम कर रहे हैं कि कहीं भी चुनाव चूक ना हो जाए और किसी भी चीज को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि पिछली बार सौराष्ट्र का जो क्षेत्र था गुजरात में वही भाजपा के लिए कमजोर कड़ी रही थी। जी पिछली बार देखा था कि राहुल गांधी ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की थी, बहुत वक्त बिताया था चुनाव प्रचार में। अब की बार ऐसा लग रहा है कि उनका ध्यान अपनी यात्रा को लेकर ज्यादा है और यात्रा के दौरान ही वो गुजरात होकर निकल गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में है खुद राहुल गांधी और प्रियंका। बिल्कुल प्रतिबिंब, इस बार कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जो एक आक्रामक चुनाव प्रचार 2017 में हुआ था उसकी बिल्कुल उलट तस्वीर है। तो राहुल गांधी की एंट्री ही गुजरात में काफ़ी लेट हुई, वो अपनी यात्रा में लगे हुए थे और अब यहाँ गुजरात में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी की बात लोग कर रहे हैं, महंगाई की बात हो रही है, लेकिन उनको ये भी वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो काफ़ी कमज़ोर है और वो कहीं ना कहीं जो एक आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार होना चाहिए था वो नहीं है। स्थानीय स्तर पर जो इनके क्षेत्रीय
बड़े शतरप हैं, जो अपने अपने हलकों में मजबूत हैं, वो भी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में ही जो अपनी लड़ाई है वो खुद लड़ रहे हैं और वो अपना योगदान पूरे गुजरात में नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमजोर जो कांग्रेस की कमजोरी को दिखा रहा है कि शायद उसने चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही एक तरह से अपनी पराजय मान ली हो। और कांग्रेस से बेहतर चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ज्यादा तरीके से आपको यहां दिख जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अगर कहें प्रचार के तंत्र में तो आपको ऑटो में या लोग चर्चा करते हुए नजर आएंगे आम आदमी पार्टी के। लेकिन विपक्ष जो है वो यहां पर थोड़ा बिखरा हुआ है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज है क्योंकि उसके पास एक ब्रांड मोदी है जी। वो चलिए सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए, और लगातार आप वहां पर बने हुए हैं, वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं हमें। अपडेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल बुधवार को राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारियों और राज्यसभा सचिवालय के कामकाज की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम सुझाव भी दिए। आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों से उनके एकता और भाईचारे के जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी साहस, त्याग और बलिदान के प्रतीक थे। उन्होंने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उनका जीवन और शिक्षाएं सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों के साथ साथ नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। बने रहिए हमारे साथ। Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज असम सरकार की तरफ से लचित दिवस का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस आयोजन के पूर्ण सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विज्ञान भवन में अहोम वंश के महान योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम के साथ अहोम वंश के 600 साल पुराने इतिहास पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समापन करेंगे। प्रधानमंत्री बोरफुकन को श्रद्धांजलि देते हुए एक पुस्तक भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया नियमन के लिए एक विधेयक पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डिजिटल मीडिया अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी पेश करता है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह स्वनियमित है। उन्होंने कहा कि इसके नियमन की आवश्यकता है और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही कानून लाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परेड ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करने के लिए प्रयागराज का दौरा करेंगे और वाराणसी में महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेंगे और पर्यटकों को सम्मानित करेंगे। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्य रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 बुधवार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी गई। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी। अग्नि 3 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये मीडियम रेंज की मिसाइल है। परमाणु क्षमता से लैस इस मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान
इसरो के RH-200 रॉकेट का बुधवार को तिरुअनंतपुरम के थुम्बा तट से लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। RH-200 ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से उड़ान भरी। लगातार 200वीं सफल उड़ान पिछले वर्षों में प्रदर्शित भारतीय रॉकेट वैज्ञानिकों की बेजोड़ प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है। उच्चतम न्यायालय मुंबई में मेट्रो कार शेड परियोजना स्थल आर्य कॉलोनी में पेड़ गिराने से जुड़े मामले पर आज सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों पर गौर किया कि 84 पेड़ों को काटने की आवश्यकता थी। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र भुवनेश्वर में आज से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा। सत्र में 33 कार्य दिवस होंगे, जिनमें से 6 दिन निजी सदस्यों के व्यावसायिक दिनों के लिए चिन्हित किए गए हैं। दिल्ली की अदालत मंत्री सत्येंद्र जैन की अर्जी पर आज सुनवाई करेगी, जिसमें उनसे संबंधित CCTV की किसी भी क्लिप को प्रसारित करने के लिए मीडिया को रोकने के लिए अदालत का निर्देश देने की मांग की गई है। अदालत ने मोरबी पुल हादसे के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से 8 की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। 9वें आरोपी देवांग परमार की जमानत याचिका पर आज आदेश पारित किया जाएगा। ब्रिटिश काल का झूला पुल 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने 24-25 नवंबर तक राजधानी बेंगलुरु सहित कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार उडुपी, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी के अलावा शिवमोगा, कोडागु और हसन जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने के आसार है। दक्षिण कर्नाटक के मांड्या, रामनगर, मैसूरू, तुमकुरू, उत्तर कर्नाटक के जिलों विजयपुरा और हावेरी में भी बारिश होने की संभावना है। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यूक्रेन की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार का हवाला देते हुए कहा है कि ये समय युद्ध का युग नहीं बनना चाहिए। भारत ने यूक्रेन केंद्रित युद्ध से क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता की पेशकश भी की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन पर UNSC की आपातकालीन बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान कि ये युद्ध का युग नहीं हो सकता दुनिया भर में सराहा गया है। यूक्रेन पर भारत की स्थिति इसी सिद्धांत पर लगातार आधारित है। उन्होंने कहा कि हम डी-एस्केलेशन के उद्देश्य से किए गए सभी प्रयासों का समर्थन जारी रखेंगे। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये उक्ति इंडोनेशिया के भूकंपग्रस्त क्षेत्र में बचाव कार्य के दौरान सामने आई। यहां बचाव कार्य के दौरान एक 6 वर्षीय बच्चे को बचा लिया गया है। बच्चा भूकंप के मलबे में गत 2 दिनों से दबा हुआ था। बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया है। बचाव दल भूकंप के झटकों की श्रृंखला के बीच मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश लगातार कर रहा है। 5.6 तीव्रता के भूकंप का केंद्र राजधानी जकार्ता से करीब 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ी पश्चिम जावा में सियानजुर शहर के पास था। शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस हादसे में अब तक 271 लोगों की मौत हो गई है और करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। यूरोपीय संसद की वेबसाइट हैकिंग हमले के कारण प्रभावित हुई और क्रेमलिन समर्थक समूह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने कहा है कि यूरोपीय संघ के एक्सपर्ट साइबर अटैक से वेबसाइट को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए काम में जुटे हुए हैं। बता दें कि वेबसाइट पर साइबर हमले से कुछ घंटे पहले संसद में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव के समर्थन में 494 और खिलाफ 58 मत मिले थे, जिसके कुछ देर बाद ही ये साइबर अटैक हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लगातार मिसाइलों के आक्रमण से इस बार यूक्रेन में फिर से बिजली गुल हो गई है। लगातार हो रहे इन हमलों से यूक्रेन के बिजली नेटवर्क को नुकसान हुआ है और सर्दी शुरू होते ही
नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण अधिकांश यूक्रेन के नागरिक देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि देश के अंतिम 3 पूरी तरह से ग्रिड काम कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र ग्रिड से डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे, जिससे बिजली उपभोक्ताओं के एक बड़े समूह को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि स्कॉटलैंड के पास ब्रिटिश सरकार की मंजूरी के बिना स्वतंत्रता पर नया जनमत संग्रह कराने का अधिकार नहीं है। ये फैसला ब्रिटेन से अलग होने के स्कॉटिश सरकार के अभियान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी है कि स्कॉटिश संसद के पास उसकी आज़ादी पर जनमत संग्रह के लिए विधेयक लाने का अधिकार नहीं है। अर्ध स्वायत्त स्कॉटिश सरकार अगले साल अक्टूबर में इस बारे में जनमत संग्रह कराना चाहती है कि क्या स्कॉटलैंड को स्वतंत्र देश होना चाहिए। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने जनमत संग्रह को मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा है कि 2014 के जनमत संग्रह में इस सवाल का निस्तारण कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्कॉटिश मतदाता स्वतंत्रता को खारिज करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। चीन स्थित दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल आईफोन फैक्ट्री में कोरोना तालाबंदी और वेतन विवाद को लेकर कर्मचारियों के उग्र विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इसे लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में कई श्रमिकों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। सैकड़ों कर्मचारियों का फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों के साथ संघर्ष हुआ है। कोरोना के चलते करीब 1 महीने से फैक्ट्री में कठोर पाबंदियों और वेतन को लेकर विवाद के कारण श्रमिकों के भड़क उठने की खबर है। सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में कई श्रमिक घायल हुए हैं। वहीं चीन में कोरोना के 71,454 नए मामले सामने आए हैं। बीजिंग में अधिकारियों ने पार्क, कार्यालय भवनों और शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया है। शहर के सबसे अधिक आबादी वाले चाओयांग जिले में करीब पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है और निवासियों से जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। और अब बात खेल जगत की बड़ी खबरों की। फीफा विश्व कप 2022 में दर्शकों को रोज ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। पहले सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। अब जापान ने जर्मनी को 2-1 से हराकर एक नया उलटफेर कर दिया है। जापान ने पूरे मैच में बहुत ही शानदार खेल दिखाया और गेंद को ज्यादातर समय अपने पास रखा। जर्मनी के खिलाड़ी गोल करने के लिए तरसते रहे, जबकि जर्मनी ने 4 बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता हुआ है। जापान ने फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण में दूसरा बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को 2-1 से खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में हरा दिया। टूर्नामेंट में 2 दिनों में सऊदी अरब के बाद दूसरे एशियाई देश ने बड़ा कारनामा किया है। जापान की ओर से रित्सु दो ने 75वें मिनट में और तकुमा असानो ने 83वें मिनट में टीम को जिताने वाले गोल किए। वहीं इल्के गुंडोगन ने 33वें मिनट में पेनल्टी के माध्यम से जर्मनी के लिए एकमात्र गोल किया। फीफा विश्व कप में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मोरक्को ने 2018 विश्व कप उपविजेता क्रोएशिया को 0-0 से ड्रॉ पर रोक दिया। आखिरी 3 मिनट के खेल तक दोनों देशों ने गोल करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी गोल करने में सफल नहीं हो सका। हालांकि दोनों देशों को एक पॉइंट मिल गया है। दोनों ही देशों ने अपने पहले मैच में बेहतरीन खेलते हुए एक दूसरे को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। क्रोएशिया के लूका मोड्रिक के पास खेल के दौरान सबसे अधिक समय तक गेंद रही, लेकिन मोरक्को के डिफेंस को तोड़ने में वो असफल रहे। मोरक्को के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया और आखिरी मिनट तक गोल करने का संघर्ष किया। आज फीफा विश्व कप में बेल्जियम और कनाडा के बीच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी। वहीं ग्रुप जी में स्विट्जरलैंड और कैमरून के बीच दोपहर 3:30 बजे मैच खेला जाएगा। ग्रुप एच में उरुग्वे दक्षिण कोरिया का मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा और पुर्तगाल घाना का मैच रात 9:30 बजे खेला जाएगा।
तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं 24 नवंबर यानी आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। ये कहानी है सरायघाट युद्ध के नायक वीर लचित बोरफुकन की, जिनका जन्म 24 नवंबर साल 1622 को अहोम साम्राज्य यानी आज के असम राज्य के चराईदेव जिले में हुआ। उन्हें वीरता, सम्मान और असम की शानदार संस्कृति के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। लचित बोरफुकन को साल 2066 से 70 के दौरान हुए सरायघाट की लड़ाई के लिए जाना जाता है, जिसमें लचित ने अद्भुत वीरता और कुशल नेतृत्व से मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को पुनः आजाद किया। सभी के लिए समानता, न्याय और गरिमा जैसे आदर्शों के लिए लचित सदैव प्रतिबद्ध रहे। लचित एक दक्ष रणनीतिकार थे, जिन्होंने असम की अनूठी संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गरीबों और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में अमिट योगदान दिया। उनकी जयंती को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 नवंबर साल 1881 को छोटू राम का जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ। छोटू राम का असली नाम राय रिछपाल था। सर छोटू राम ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनेता और विचारक थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के गरीबों के हितों के लिए काम किया। उन्होंने जनसेवा और किसान कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। छोटू राम ने न केवल देश के अन्नदाताओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि वे मजदूरों, वंचितों और शोषितों की आवाज भी बने। समाज के उत्थान में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। 24 नवंबर साल 1969 को अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती के अवसर पर आज ही के दिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के क्षेत्र में यह विशिष्ट दर्जा पाने वाला विश्वविद्यालय है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नाक द्वारा A++ ग्रेड से मान्यता प्राप्त है।